नमस्कार। मैं डॉक्टर अरविंद वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय चकराता, डिस्ट्रिक्ट देहरादून, उत्तराखंड। मैं आपके समक्ष समाजशास्त्र विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक समूह लेकर आ रहा हूँ। तो बात करते हैं सामाजिक समूह, सोशल ग्रुप के बारे में। आप बच्चों कभी इस बात का ध्यान दिया है कि सामाजिक समूह क्या है, कैसे बनता है? तो सबसे पहले मैं आपको इसके इतिहास के बारे में बात करना चाहूँगा कि विश्व का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो समूह में नहीं रहना चाहता। चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो, कोई सभी लोग कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में समूह में रहना चाहते हैं। मानव की अगर बात करें तो मानव समाज में अकेला नहीं रहता। ऐसा क्यों? मनोवैज्ञानिकों ने इस मूल प्रवृत्ति को ग्रेगरियस इंस्टिक्ट के नाम से कहा गया है। और ये जो ग्रेगरियस इंस्टिक्ट क्या चीज़ है? यह वह दशा है जिसमें प्राणी एक दूसरे के पास रहता है, वह स्वयं को कुछ विशेष सुरक्षित पाता है। अर्थात कहीं न कहीं हम समूह में अपने आप को सुरक्षित पाते हैं और इसी के कारण हमें सामाजिक समूह की आवश्यकता पड़ती है। तो अब बात करते हैं सामाजिक समूह क्या है? सामाजिक समूह यानी कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज एवं समूह। तो सबसे पहले हम समाज की चर्चा करेंगे, इसके बाद समूह क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ समाज। समाज दो या दो से अधिक व्यक्ति जब अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करते हैं, अर्थात इसमें एक शब्द आया है अर्थपूर्ण अंतःक्रिया, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं मीनिंगफुल इंटरेक्शन। मीनिंगफुल इंटरेक्शन क्या है? जब कोई व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है, यानी कि मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको और भी स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जैसे दो मित्र हैं, राम और श्याम। राम ने श्याम से एक प्रश्न पूछा कि क्या आज स्कूल जाओगे? तो श्याम ने जवाब दिया कि अभी 4 नहीं बजे हैं। अर्थात यह कहा जाएगा कि राम के अनुकूल प्रश्न का जवाब श्याम ने नहीं दिया है। अर्थात इनके बीच में अर्थपूर्ण अंतःक्रिया नहीं हुई। और जब अर्थपूर्ण अंतःक्रिया नहीं होगी तो वहाँ पर समाज नहीं बनेगा। अब वापस आते हैं, यदि राम ने श्याम से पूछा कि क्या आज कॉलेज जाएंगे, तो उसने यह जवाब दिया कि मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा, मैं अभी चल रहा हूँ। तो ये सब क्या था कि जो राम ने प्रश्न पूछा उसके अनुकूल जवाब था। अर्थात इन दोनों के बीच में अर्थपूर्ण अंतःक्रिया हो गई है। अर्थात दोनों के बीच में एक समाज का निर्माण हो गया है। तब हम बताते हैं, गिलिन ने कल्चरल सोशियोलॉजी अपनी पुस्तक में बताया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करते हैं तब एक समाज का निर्माण होता है। अब बात करते हैं समूह की। समूह क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एकत्रीकरण। आप सभी जानते होंगे, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं एक साथ इकट्ठा है तो एक ग्रुप बन जाता है, एक समूह का निर्माण हो जाता है। तो अब इनकी समाज एवं समूह को आपस में जोड़कर सामाजिक समूह की परिभाषा का हम निर्माण करेंगे या उसको समझेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठा होते हैं या एकत्रित होते हैं और उनके बीच में अर्थपूर्ण अंतःक्रिया होती है, तब में एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। सीधी सीधी बात हो गई। तो ये इसकी परिभाषा हो गई। तो सामाजिक समूह को निम्नलिखित समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार से परिभाषित किया है, जैसे मैकाइवर एवं पेज कह रहे हैं, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण
एक दूसरे के समीप हो। तो इन्होंने मैकावर एवं पेज ने सामाजिक संबंधों को इसमें महत्वपूर्ण बताया है। इन्होंने सोसाइटी, जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसमें इस परिभाषा को बताया है। अब बात करते हैं ऑकबर्न एवं निमकॉफ। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी में पृष्ठ संख्या 172 पर यह परिभाषा दी है, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तब वे एक समूह का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं गिलिन एवं गिलिन की। समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क का होना है। गिलिन एवं गिलिन ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संपर्क को इसकी विशेषता कहा है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क करते हैं उसको कहते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने के संबंध बनाए जाते हो, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष संबंध या प्रत्यक्ष संपर्क। अप्रत्यक्ष संपर्क उसे कहते हैं जब दोनों व्यक्ति आमने सामने ना हो। ठीक है, तो ये अप्रत्यक्ष संपर्क का इसको कहते हैं। तो अब मर्टन क्या कह रहे हैं? मर्टन इनके अनुसार समूह के निर्माण के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। इन्होंने समूह की 3 चीजें बताई हैं कि सामाजिक समूह के लिए ये तीनों चीजें आवश्यक है। पहली क्या बात बताई है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। नंबर 2, इनमें सामाजिक संबंधों का पाया जाना। नंबर 3, व्यक्ति स्वयं अपने को किसी विशेष समूह का सदस्य समझे और अन्य भी ऐसा ही समझे। यदि कोई व्यक्ति समूह का सदस्य तो समझ रहा है पर दूसरे व्यक्ति नहीं समझ रहे हैं, तब भी समूह नहीं बनेगा। अर्थात व्यक्ति स्वयं अपने को किसी विशेष समूह का सदस्य समझे और अन्य भी व्यक्ति ऐसा ही समझे। तो ये 3 बातें इन मर्टन ने बताई हैं कि ये सामाजिक समूह में होनी आवश्यक है। तो अब बात करते हैं सामाजिक समूह की विशेषताएं। तो विशेषताएं में सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तियों का एकत्रीकरण। अर्थात व्यक्तियों का एकत्रीकरण किसे कहते हैं? एकत्रीकरण कहते हैं व्यक्तियों का इकट्ठा होना। ठीक है, जब व्यक्ति किसी न किसी विशेष उद्देश्य के लिए या आवश्यकता पूर्ति के लिए एक साथ एकत्रित होते हैं, तब एक समूह का निर्माण करते हैं। अर्थात व्यक्तियों का एकत्रीकरण होना सामाजिक समूह की सबसे बड़ी विशेषता है, प्रमुख विशेषता है। अब दूसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध मैंने आपको पहले परिभाषा में भी बताया था कि प्रत्यक्ष संबंध उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति का आमने सामने का संबंध पाया जाता है। जैसे भाई का बहन के साथ, पति का पत्नी के साथ, पिता का पुत्र के साथ, पिता का पुत्री के साथ, ये सभी संबंध क्या कहलाए जाते हैं? प्रत्यक्ष संबंध कहलाते हैं। और अप्रत्यक्ष संबंध जो आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध नहीं होते। जैसे एक डॉक्टर का अपने पेशेंट के साथ या मरीज के साथ संबंध, एक गुरु का अपने शिष्य के साथ संबंध, ये संबंध क्या है? अप्रत्यक्ष संबंध की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, कार्य विभाजन। सामाजिक समूह के समस्त सदस्यों के बीच में एक कार्य विभाजन होता है। यानी कि जो भी समूह का सदस्य है उसके कार्य जो हैं, सभी कार्यों का विभाजन या श्रम विभाजन कह सकते हैं। सभी सदस्यों को कोई ना कोई कार्य इस समूह में दिया गया है। नेक्स्ट है ऐच्छिक सदस्यता। सामाजिक समूह में ऐच्छिक सदस्यता पाई जाती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समूह की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। वो उसकी इच्छा पर निर्भर है। वो कभी भी किसी भी समूह के सदस्य को छोड़ सकता है, किसी भी समूह के सदस्य को ग्रहण कर सकता है, यानी कि इसकी ऐच्छिक सदस्यता पाई जाती है। निश्चित संरचना, यानी क्या जो इसका स्ट्रक्चर होता है सामाजिक समूह का, वो निश्चित होता है, यानी कि इसकी संख्याएं निश्चित होती हैं। उससे अधिक इसकी संरचना में
कोई भी व्यक्ति इसमें सदस्य नहीं बन सकता, अर्थात समूह की सदस्यता निश्चित होती है, संरचना निश्चित होती है। समझौता होना जो संघर्ष को रोकता है, यानी कि किसी भी सामाजिक समूह के सदस्यों में एक इस प्रकार का समझौता होता है या इस प्रकार का कार्य विभाजन होता है जो उनको आपस में संघर्षों को रोक देता है। यानी कि सामाजिक समूह में एकता की भावना पाई जाती है, सहयोग की भावना पाई जाती है और उस समूह में व्यक्तियों को इस प्रकार के कार्य विभाजन दे दिया जाता है जो उनमें आपस में संघर्ष को रोक देता है। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। परस्पर जागरूकता, यानी कि प्रत्येक समूह के जो सदस्य हैं उनके बीच में परस्पर जागरूकता, आपस में जागरूकता अत्यधिक पाई जाती है। तो इसमें मैं आपको उदाहरण भी देना चाहूँगा कि सामाजिक समूह किन-किन को कहते हैं। एक परिवार को भी सामाजिक समूह कहते हैं, एक गाँव को भी सामाजिक समूह कहते हैं, एक नगर को भी कहते हैं, एक पूरे राष्ट्र को भी सामाजिक समूह कहते हैं, एक मजदूर संगठन को भी कहते हैं, एक राजनीतिक दल भी हो सकता है। इन सभी को सामाजिक समूह कहा गया है। अब बात करते हैं सामाजिक समूहों का वर्गीकरण। इसको वर्गीकरण कई भागों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बताएंगे सदस्यों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार का होता है। इसमें दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं, छोटा समूह एवं बड़ा समूह। छोटा समूह उसे कहा गया है जिसमें सदस्यों की संख्या कम होती है, 10, 20, हद से हद 50, तो उसको हम छोटा समूह कहेंगे। जैसे परिवार, खेल समूह, पड़ोस आदि। बड़ा समूह में जिनमें सदस्यों की संख्या हजारों लाखों तक होती है, जैसे राज्य या कोई राष्ट्र। ये इसका एक उदाहरण है। अब बात करते हैं औपचारिकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। औपचारिकता के आधार पर दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं, औपचारिक समूह एवं अनौपचारिक समूह। औपचारिक समूह किन्हें कहते हैं? वह समूह जिसके सदस्य किसी नियम, कानून, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, चिकित्सा आदि, चिकित्सालय, हॉस्पिटल आदि। अनौपचारिक समूह उन समूहों को कहा जाता है जिसमें सदस्य एक दूसरे से व्यवहारों के कारण, धर्म के कारण, विश्वास के कारण, परंपराओं के कारण जुड़े रहते हैं, जैसे परिवार के सदस्य, किसी समुदाय के सदस्य आदि। स्थायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ये भी दो प्रकार का इनका वर्गीकरण किया गया है। नंबर एक स्थिर समूह और दूसरा अस्थिर समूह। स्थिर समूह किसे कहा गया है? जो समूह सार्वभौमिक प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात जिनकी आवश्यकता सदैव बनी रहती है, उन्हें स्थिर समूह कहते हैं। किस चीज की आवश्यकता बनी रहती है? मैंने एक शब्द बताया इसमें, सार्वभौमिक प्रवृत्ति, यानी कि सार्वभौमिक क्या चीज होती है? जो विश्व में सभी समाजों में पाया जाता हो। कोई सा भी समाज हो विश्व का, सभी में ही पाया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, परिवार, विश्व का कोई सा भी हिस्सा ले लीजिए, परिवार हमेशा पाया जाएगा। किसी न किसी उसका रूप चेंज हो सकता है, परंतु परिवार किसी न किसी रूप में प्रत्येक देश में, प्रत्येक विश्व के हिस्से में पाया जाता है। ऐसे नातेदार, रिश्तेदार, ये सभी चीजें सभी जगह पाई जाती हैं, इसलिए इसमें सार्वभौमिकता की प्रवृत्ति होती है, सार्वभौमिकता का गुण इसमें पाया जाता है। अस्थिर समूह। अस्थिर समूह किसे कहते हैं? जो समूह थोड़े समय के लिए बनते हैं और वे फिर बिखर जाते हैं, वे अस्थिर समूह कहलाते हैं। जैसे भीड़ का क्यों कहा? कि कुछ समय के लिए कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे ही वो लक्ष्य उनका समाप्त हो जाता है, उद्देश्य समाप्त हो जाता है, सभी लोग अपने अपने गंतव्य को वापस चले जाते हैं। इसलिए भीड़ का सबसे उपयुक्त इसमें उदाहरण बताया गया है। सामाजिक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण।
सामाजिक संबंधों के आधार पर वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह जिसमें आमने-सामने के घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, यानी कि उसमें घनिष्ठता भी पाई जाती है और सहयोग भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे पड़ोसी, मित्र, परिवार आदि। ये सबसे अच्छे इसके उदाहरण हैं प्राथमिक समूह के। द्वितीयक समूह जिनमें अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं, जैसे अध्यापक एवं छात्र के बीच पाया जाने वाला संबंध, चिकित्सक एवं मरीज के बीच पाया जाने वाला संबंध, ये सभी द्वितीयक समूह के उदाहरण हैं। इसके अलावा एक संदर्भ समूह है। समाजशास्त्र में मर्टन ने सर्वप्रथम इस अवधारणा का प्रतिपादन किया। उन्होंने संदर्भ समूह को इस प्रकार से परिभाषित किया कि जब व्यक्ति सदस्य तो एक समूह का रहता है, परंतु वह दूसरे समूह का सदस्य बनने की इच्छा रखता है, तो दूसरा समूह उसके लिए संदर्भ समूह होगा। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि यदि किसी कार्यालय में कोई सहायक लिपिक है, तो वह कुछ समय बाद प्रवर सहायक हो जाएगा। तो क्या करता है कि वो अपने आप को प्रवर सहायक के रूप में ढाल लेता है, वैसा ही व्यवहार करने का प्रयत्न करता है, ऐसा ही रहने का प्रयत्न करता है। तो वह उसके लिए, यानी कि सहायक जो लिपिक है, उसके लिए प्रवर सहायक का जो पद है, वह समूह उसका संदर्भ समूह कहलाएगा। तो ये मैंने आपको इस उदाहरण के लिए आपको बताया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको सामाजिक समूह किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी प्रमुख विशेषताएं और साथ ही हमने इनको का जो वर्गीकरण किया है वो आपको अवश्य समझ में आ गया होगा। तो अब आगे के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।